हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसजीएस बोर्ड एग्जाम पर। और आज हम व्याकरण के आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने कल की क्लास में व्याकरण का क्लास लिए थे दीर्घ स्वर तक, आज हम दीर्घ स्वर से आगे बढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से जिस तरह से कल हम पढ़ाने का कोशिश किए थे उसी तरह से बिल्कुल बेसिक से आसान से जितने भी छात्र हैं, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का एग्जाम देने वाले, सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि हिंदी के साथ साथ व्याकरण का भी अपने आप में एक मौजूद होता है, एक वजूद होता है। तो हम व्याकरण को भी पढ़ेंगे और व्याकरण में आज हम आगे देखेंगे दीर्घ स्वर से। तो हम कल दीर्घ स्वर के बारे में बताए थे, क्या आप सभी को याद है? दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उस बोलने में जो है हमें ज्यादा समय लग जाता है, ज्यादा समय लगता है किसी वर्ण को बोलने में, तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसा ही ना बताए थे हम कल? तो बिल्कुल सर, आप बिल्कुल इसी तरह से बताए थे कि जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको कहते हैं जिसके उच्चारण में हम लिखा दिए थे कल, ये आज हम रिवाइज करा रहे हैं, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा सर? जैसे देखो, जैसे एग्जांपल में अगर आ हो जाएगा, देखो इसके उच्चारण में दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये सब ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर से हम आगे बढ़ेंगे और दीर्घ स्वर से आगे बढ़ेंगे, इसमें आज हम बताएंगे दीर्घ स्वर के बाद। तो दीर्घ स्वर के बाद आप लोगों को एक नोट करके लिखना है। क्या नोट करके लिखना है? नोट करके लिखना है कि देखो, नोट करके क्या लिखना है? तो नोट करके लिखना है कि जो ए है वर्ण में ए, ऐ और ओ जो है और औ जो है, तो ए, ऐ, ओ और औ जो है ये चारों को जो है हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है, तो इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। तो एग्जाम में चाहे वो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 12th बोर्ड एग्जाम हो, तो आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है, और इस चारों में से एक आपको दे दिया जाएगा, तो आपको उसी को क्लिक करना है। तो संयुक्त स्वर किसको किसको कहते हैं? ए को कहते हैं, ऐ को कहते हैं, ओ और औ जो है ये चारों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसी तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो आसानी से टिक कर लीजिएगा और अपने आंसर को दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये संयुक्त स्वर के बाद जानते हैं कि स्वर वर्ण के बारे में और अंदर जाते हैं। अब और अंदर क्या? तो और अंदर देखा जाए तो यहाँ पर स्टार मार्क लिखना है कि जाति के अनुसार, जाति के अनुसार। अब देखो, तो जाति के अनुसार क्या होता है? जाति के अनुसार जो है स्वर वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण। देखो अब देखते जाओ, जाति के अनुसार स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जाति के अनुसार जो होते हैं वो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उसको हम देखते हैं। देखो, जाति के अनुसार स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं सर? तो उसको भी हम जान लेते हैं बहुत ही आसान से। देखो अब कौन कौन होते हैं। एक को कहते हैं सजातीय। देखो कितना आसान, सजातीय। और इसको हम उसी तरह से आसान भाषा में समझाएंगे। सजातीय स्वर या इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सवर्ण स्वर कहते हैं, सवर्ण स्वर कहते हैं। तो बस आप लोग लिखते जाए, समझते जाए। दूसरे नंबर में क्या है सर? दूसरे नंबर में हम इसको कहते हैं विजातीय। अब विजातीय स्वर क्या है? तो इसको हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे, परिभाषित करेंगे। विजातीय स्वर या इसको हम कहते हैं असवर्ण। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हम इसको एक एक करके बहुत ही प्यार से आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। एवरीवन, जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी का ध्यान जो होना चाहिए बोर्ड पे होना चाहिए।
तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए तो अब हम एक एक करके समझते हैं। और पहले नंबर पे क्या आता है, सजातीय वर्ण। देखो क्या आता है, सजातीय। अब सजातीय वर्ण क्या होता है सर, सजातीय वर्ण या उसी को कहते हैं स्ववर्ण स्वर। तो सजातीय वर्ण क्या होता है, इसको हम अच्छे से क्लासिफाई करते हैं क्या होता है, पहले हम समझाते हैं, उसके बाद हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, परिभाषित इसको कर देंगे। सजातीय वर्ण का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये बोलता है कि जिसके उच्चारण में, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिसके उच्चारण में मात्रा का अंतर हो। अब मात्रा का क्या हुआ अंतर से, जैसे हम कहीं पर अ बोलते हैं, जैसे हम कहीं पर अ बोलते हैं और यही के साथ अगर आकर आ बोल देते हैं तो यहाँ मात्रा का अंतर आ गया, ये अ है, ये अ और ये आ, तो यहाँ पर क्या आ गया, मात्रा का अंतर। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो समान जाति का हो, सजाती का मतलब क्या है, जो समान जाति का हो, तो ये देखो अ और आ दोनों समान जाति का है, तो ये हो गया सजातीय वर्ण। और सजातीय वर्ण पहचानने का एक और तरीका है कि जिसमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का संयोग, मिला जुला रूप हो। तो सजातीय वर्ण का मतलब क्या हुआ, जिसकी मात्रा में अंतर, मात्रा में अंतर हो, जैसे अ आ, तो मात्रा में अंतर हो और दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर को मिलने से या जुड़ने से जो बनता हो, उसी को हम कहते हैं सजातीय वर्ण। जो हर्ष स्वर, जो हम पहले बता चुके कि हर्ष स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। तो सजातीय वर्ण का मतलब क्या होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, हम जब किसी वर्ण को बोलते हैं जिसके उच्चारण में क्या मात्रा में अंतर आता हो, या और इसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें दीर्घ स्वर और क्या होते हैं हर्ष स्वर के मिलने से बनता हो या जुड़ने से बना हो, तो उसी को कहते हैं सजातीय। तो सर इसका हम देखो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कहते हैं इसका, वैसा वर्ण, आप लोग समझते जाए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में क्या लिखेंगे, जिसके उच्चारण में, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मात्रा का अंतर हो, ये पूछा जाता है, मात्रा का अंतर हो, तो ये मात्रा का अंतर हो, या उसको हम बोल सकते हैं कि दीर्घ स्वर, या उसको हम बोल सकते हैं दीर्घ स्वर एवं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, ये सब देखते जाए तो दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर के जुड़ने से बना, क्या हो, जुड़ने से बना हो, तो उसे हम कहते हैं सजातीय स्वर। क्या कहते हैं, सजातीय, उसको कहते हैं सजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वर का मतलब समझ गए ना, उसको सजातीय स्वर कहते हैं। बस आप लोग समझते जाए, हम प्यार से समझाते जाएंगे, बिल्कुल किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा, हम बिल्कुल आसानी से समझाते जाएंगे। तो सजातीय स्वर का मतलब हम समझ गए। सजातीय स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसके उच्चारण में मात्रा का अंतर आता हो, किसी वर्ण को जब हम बोले तो उसमें मात्रा का जब डिफरेंस आता हो, अंतर आता हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर के जो जुड़ने से बन जाता हो, तो उसी को कहते हैं सजातीय स्वर। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई को कि सर, जैसे एग्जांपल में देखो, बस एग्जांपल लेंगे और आप लोगों को पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे में देखो, अब जैसे क्या हो गया, तो जैसे में देखो अ और इसी के साथ अगर आ, तो देखो मात्रा में तो अंतर दिख रहा है, मात्रा में भी अंतर दिख रहा है। और यहाँ पर देखो एक हर्ष स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। आप लोगों को मालूम होगा कि हर्ष स्वर किसको कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, हम अच्छे से पिछले वीडियो में क्लासिफाई किए थे और आप लोगों को बताए थे कि हर्ष स्वर क्या होता है। देखो ये अहर्ष स्वर है और ये अगर आ जो वो दीर्घ स्वर है, तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के जुड़ने से बना है, तो इसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। फिर उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो हर्षई और दीर्घई, तो देखो यहाँ पर भी हो गया। फिर उसी प्रकार देखो हर्षऊ और दुर्गऊ, तो ये इस प्रकार से होता है। तो एग्जांपल में समझ गए, सजातीय वर्ण का मतलब हम समझ गए, सजातीय वर्ण हो गया। तो अब हम इसको आगे क्लासिफाई करते हैं कि सर अब ये हम समझ गए कि सजातीय वर्ण क्या होता है, अच्छी तरह से समझ गए, 110% समझ गए कि जिसमें दीर्घ स्वर और यानी हर्ष स्वर दोनों का संयोग, दोनों को मिलने से, या जिसका मात्रा में अंतर होता हो, किसके अंतर में, जिसकी मात्रा में अंतर होता हो, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। अब हम विजातीय स्वर को जानेंगे।
तो विजातीय स्वर क्या होता है सर? तो चलिए हम विजातीय स्वर को भी बिल्कुल इसी तरह से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जिस तरह से हमने सजातीय स्वर को समझा आसान भाषा में, उसी तरह हम विजातीय स्वर को भी समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर में क्या होते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का मतलब क्या है उसको समझ लो। विजातीय स्वर, तो विजातीय स्वर क्या है मेरे दोस्तों? तो विजातीय स्वर भी बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। पहले हम समझाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। विजातीय स्वर का मतलब क्या होता है कि वैसा वर्ण, जिस वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण में, उसका उच्चारण जो होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा, उसकी मात्रा बिल्कुल अलग अलग होगी, उसकी मात्रा पर, उसकी मात्रा जो होगी बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। तो वैसा वर्ण जो भिन्न भिन्न मात्रा की हो, जो अलग अलग मात्रा की हो, जो बिल्कुल मिले ही ना, यानी असमान जाति का हो। विजातीय मतलब असमान जाति का हो, जो बिल्कुल मिले ना, जिसका मात्रा जो भिन्न भिन्न हो। तो जैसे में क्या, तो जैसे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे और ये भाषा से थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लिख देंगे आपको बिल्कुल पूरी तरह से 100% समझ में आ जाएगा कि हाँ विजातीय स्वर का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लो वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, अब क्या लिखेंगे, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, या वैसा वर्ण जिसके 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 मात्रा भिन्न भिन्न हो, जिसके मात्रा जो है मात्रा भिन्न भिन्न हो। तो वैसा वर्ण जिसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो, क्या हो, मात्रा बिल्कुल अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो या असमान हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे विजातीय। क्या कहेंगे, विजातीय। उसे हम कहेंगे विजातीय, विजातीय स्वर कहते हैं। तो जिसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, विजातीय स्वर कहेंगे। अब मात्रा भिन्न भिन्न क्या सर, हम तो परिभाषा लिख दिए, हमें परिभाषा से 80% क्लासिफाई हो जाता है, 80% समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम्पल हम जैसे लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा 100% समझ में आ जाएगा कि वैसा वर्ण जिसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो, यानी जिसका मात्रा भिन्न भिन्न हो, जिसका जिसका क्या हो, मात्रा भिन्न भिन्न हो, जिसका मात्रा भिन्न भिन्न होता है उसको हम कहते हैं विजातीय स्वर कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल भी सर लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे देखो हम लिखते और आप लोग समझते जाइए, उसके बाद क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में उतार लीजिएगा। तो जैसे में क्या होता है दोस्तों, वहां पे देखो जैसे अ हो गया, अब अ के साथ कुछ भी लगा दो दीर्घ ई हो गया, जैसे उ हो गया, उ के साथ अ लगा दो, तो ये इस प्रकार से जो हो गया वो अलग अलग हो गया, मात्रा अलग अलग हो गया। क्या हो गया, तो मात्रा अलग अलग हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब जो है विजातीय स्वर है। विजातीय स्वर का मतलब क्या होता है कि जिसका मात्रा भिन्न भिन्न हो, जैसे अ, दीर्घ ई, मात्रा क्या हो बिल्कुल अलग अलग। लेकिन हम यहाँ जो पढ़े सजातीय स्वर, इसमें क्या है, मात्रा समान है, अ आ हर्षई दीर्घ ई, हर्षऊ और दीर्घऊ। तो हम इसमें जो पढ़े हैं सजातीय में, इसकी मात्रा क्या है, समान है, लेकिन इसकी मात्रा देखो अलग अलग है। तो इसलिए जिसकी मात्रा अलग अलग हो उसे विजातीय स्वर कहते हैं, और जिसकी मात्रा समान हो उसको सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर में एक और कंडीशन है, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर दोनों के मिलने से जो बना हो उसको हम सजातीय स्वर कह देते हैं। तो हम समझ सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से सजातीय स्वर और विजातीय स्वर को वो समझ चुके होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में अगर इससे सवाल बना तो आप लोगों का सवाल एक भी गलत ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल सब लोग बोर्ड पर फोकस करें, जितने भी है सारे बच्चे को जो है फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो अब हम इससे आगे समझते हैं, सजातीय स्वर हो गया, विजातीय स्वर हो गया। तो अब हम आगे समझते हैं, आगे समझते हैं कि सर आगे क्या होता है। अब हम व्यंजन समझते हैं। देखो मेन टॉपिक आगे व्यंजन। तो व्यंजन देखो, अब देखो व्यंजन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन क्या होता है सर, तो व्यंजन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यंजन होता है, तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम व्यंजन को ऊपर क्लासिफाई करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जो है आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट, आप उम्मीद करते हैं हम कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको अब मिटा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सर व्यंजन क्या होता है। व्यंजन और इम्पोर्टेंट बन जाता है और व्यंजन बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे।
अब व्यंजन देखो, व्यंजन देखो, व्यंजन क्या होता है आप लोग देखो। व्यंजन जैसे देखो, अब व्यंजन क्या होता है सर, तो व्यंजन देखो, व्यंजन, व्यंजन समझते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे जो बच्चे इंग्लिश में पढ़े होंगे उसको कॉन्सोनेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रामर में। अब देखो व्यंजन क्या होता है, तो हम पहले व्यंजन को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, और जितना सरल से सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है सर, व्यंजन का मतलब क्या होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता हो, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो सर हम पहले स्वर जान चुके हैं कि स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो व्यंजन क्या होता है, देखो यहां पर हम लिखेंगे वैसा वर्ण, लिखेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण, जिसका, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से किया जाता है। बस आप लोग समझते जाए, स्वर की सहायता से किया जाता हो, स्वर की सहायता से किया जाता हो, क्या किया जाता हो, किया जाता हो, किया जाता है, किया जाता है, उसे, उसे व्यंजन कहते हैं। देखो हम जिस तरह से इसको परिभाषित कर दिए, अब उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे पूरा 110% व्यंजन कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम व्यंजन, जैसा कि हम बोले कि व्यंजन वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हुआ सर, तो जैसे हम यहाँ लिखे हैं तो बिल्कुल हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को लिखते हैं, यहाँ से परिभाषित जो किए हैं, जो परिभाषा लिखी है हम उसी से एग्जाम्पल लिखते हैं। और आप लोगों को भी परिभाषा पे गौर करना है कि सर परिभाषा क्या लिखे, कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता हो। तो हम स्वर पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि स्वर क्या होता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो हम जैसे देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, अब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे, जैसे देखो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं क। अब ये क जो हो गया, ये क सर इसमें तो हमें एक ही चीज दिख रहा है, तो हम क को पढ़ने के लिए किस स्वर का सहायता लेते हैं, हमें ये तो क ही दिख रहा है। तो हम देखो ये क हमें दिख रहा है, लेकिन ये क ऐसे नहीं बन गया, ये क सिंगल नहीं है। इस क को पढ़ने में हमें स्वर की भी सहायता ली जाती है। तो कैसे सर, तो देखो जैसे ये क लिखा है, उसका मतलब अगर हम इस क का संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं क जोड़ अ, क जोड़ अ। तो क जोड़ अ जो होता है ये पूरा मिलकर ये बनता है क, ये पूरा मिलकर तब क बनता है। तो क जोड़ अ जो होता है, तो देखो यहाँ पर स्वर आया, ये स्वर आया, तो ये स्वर जो आया, देखो इस क को पढ़ने में हमें स्वर की भी सहायता ली, अ की भी सहायता ली, और अ क्या है, अ एक स्वर है। तो अ एक स्वर है, तो हम बोले ना कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। देखो हम यहाँ पे लिए ये क का जब हम संधि विच्छेद किए, क को जब हम तोड़े, खंड किए, तो क में निकला अ भी, क जोड़ अ, तब ये पूरा बना क, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो एक और एग्जांपल जैसे, जैसे हम ख ले लेते हैं, तो ये ख भी कुछ इस प्रकार से होता है कि ख जोड़ अ, तो ख जोड़ अ जो होता है, देखो इसमें भी हम ले ली, और तब ये पूरा ख बनता है, ठीक है, तब ये पूरा ख बनता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो होता है, ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन, इसी को हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन। क्या कहते हैं, यही है शुद्ध व्यंजन। और शुद्ध व्यंजन जो होता है, शुद्ध व्यंजन ये आधी मात्रा में होता है। जो व्यंजन जो होता है वो हमेशा आधी मात्रा में होता है, हमें दिख भी रहा है, क्योंकि देखो इसमें क में अ जोड़ेंगे तब ये पूरा व्यंजन बनता है। तो ये व्यंजन जो होता है वो आधी मात्रा में होता है। व्यंजन किस मात्रा में होता है, आधी मात्रा में होता है। जब उसमें हम स्वर का सहयोग लेते हैं तब वो व्यंजन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि व्यंजन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम व्यंजन के बाद आगे समझेंगे। व्यंजन के बाद आगे क्या समझेंगे? तो व्यंजन के बाद आगे समझेंगे व्यंजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं देखो, आप लोग देखते जाए और समझते जाए। बिल्कुल आप लोग का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और मेरी बातों पर ज्यादा गौर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हम समझाने का भी बिल्कुल आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं, सभी को समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर हम स्वर भी समझ ली। अब देखो स्वर समझ ली, तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वर के प्रकार क्या लिखेंगे, या व्यंजन पढ़ रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे व्यंजन के प्रकार। अब हम व्यंजन के प्रकार लिखते हैं, व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद लिखेंगे। तो व्यंजन के भेद जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? तो व्यंजन के टोटल 3 भेद होते हैं, याद रखना है। व्यंजन के टोटल कितने भेद हैं? तो व्यंजन के टोटल 3 भेद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल बन जाता है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन में रहता है 3। आप लोगों को क्लिक कर देना है 3 पर, ठीक है। पूछा जाता है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ा दिए हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तो सर कौन कौन होते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है व्यंजन के भेद, तो इसमें सर कौन कौन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श स्पर्श व्यंजन होता है। आप लोग तीनों का नाम भी लिख ले। स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतः अंतः अस्त व्यंजन, अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। और तीसरे नंबर पे सर क्या होता है? तीसरे नंबर पे होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। तो हम बारी बारी करके तीनों को क्लासिफाई करेंगे, तीनों को परिभाषित करेंगे, क्योंकि तीनों से एग्जाम में सवाल बनता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है सर, अंतः अस्त व्यंजन क्या होता है, और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो हम समझते हैं। तो समझेंगे सबसे पहला नंबर क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है सर? स्पर्श व्यंजन के बारे में अब हम समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन देखो, अब स्पर्श व्यंजन को हम बहुत ही आसान से समझ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण जब हम करें, जिसका उच्चारण करें, तो उसके उच्चारण करते समय हमारे कंठ, हमारी तालु, हमारा दांत, हमारी ओष्ठ, ये सब स्पर्श करे। वैसा वर्ण, जिस वर्ण का हम उच्चारण करें, तो उच्चारण करते समय या तो हमारे दंत में सट जाए, या हमारी ओष्ठ का काम प्रयोग हो, या हमारी ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, तालु, मूर्धा इत्यादि जब स्पर्श करे, तो उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्पर्श करता हो, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हम स्पर्श व्यंजन को लिखते हैं कि वैसा वर्ण या वैसा व्यंजन लिखेंगे, वैसा व्यंजन लिखेंगे, वैसा व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अगर देखा जाए, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में तालु, जिनके उच्चारण में तालु कौमा मूर्धा, तालु कौमा मूर्धा कौमा ओष्ठ। आप लोग लिखते जाए या पहले समझते जाए। ओष्ठ, फिर उसके बाद दंत, फिर उसके बाद दंत हो गया, इत्यादि लिख लेते हैं, इत्यादि। और भी हो सकता है इत्यादि स्पर्श करे, इत्यादि स्पर्श करे, तो इत्यादि स्पर्श करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो कितना आसान से बोलते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ टच करना, छूना, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम जो यहाँ पर व्याकरण में परिभाषा लिख रहे हैं, ये परिभाषा हमें एग्जाम्पल को समझने में मदद करती है, इसलिए हम परिभाषा लिखते हैं। और बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो 12th बोर्ड के एग्जाम हो, किसी बोर्ड के एग्जाम में परिभाषा कभी भी नहीं पूछा जाता है। ये बात याद कर लो कि परिभाषा जो हम लिख रहे हैं केवल समझाने के लिए, केवल समझने के लिए, और आप लोगों को भी केवल समझने के लिए परिभाषा को याद रखना है। अन्यथा परिभाषा याद ना रखे, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस कॉन्सेप्ट रहना चाहिए।
इसका भी कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। स्पर्श का मतलब ये होता है स्पर्श करना, छूना, टच करना। तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण जब हम करें तो हमारी कंठ स्पर्श करे, हमारा दांत स्पर्श करे, हमारी तालु स्पर्श करे, हमारा मूर्धा स्पर्श करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। देखो अब इसमें हम एग्जांपल जैसे लिखते हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे जितना भी क वर्ग का आ गया, क ख पढ़े होंगे आप लोग, क ख पढ़े होंगे ना, तो जितना भी क वर्ग का है, क वर्ग, जितना भी च वर्ग का है, च वर्ग, जितना भी त वर्ग का है, ट वर्ग का, और जितना भी त वर्ग का है, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे क ख। और जितना भी त वर्ग का है, जितना भी प वर्ग का है, जितना भी प वर्ग का है, तो आप लोग इस प्रकार से वर्ग पढ़े होंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, ये सब आप लोग पढ़े होंगे वर्ग। तो ये सब जैसे हम क में कितने होते हैं? 5 लाइन, 5 ही होते हैं, 5 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। जैसे आप देखो हम क में लिखते हैं, क में क्या होता है इस प्रकार से देखो हम लिख देते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं ना, बिल्कुल। क में क्या होता है? क, ख, ग, घ और र होते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से होते हैं। देखो इसमें 5 है, इसमें भी देखो च, छ, ज, झ और य। फिर इसमें देखो ट, ठ, ड, ढ, इसमें देखो ड, ढ, न। इसमें देखो त के बाद त, थ, द, ध और ये न हो जाता है। इसमें देखो प, फ, ब, भ और ये हो जाता है म। तो देखो हम पूरा लिख दिए, ये जितने भी वर्ग हैं पूरा लिख दिए। तो सर अब इसको क्यों लिखे? तो इसको इसलिए लिखे कि जितना भी क वर्ग है वो हमारे कंठ से निकलता है। जितने भी क वर्ग के व्यंजन है उसको जब हम उच्चारण करते हैं, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ से निकलता है। जैसे क, ख, ग, तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं ना तो ये सब वर्ण हमारे कंठ से निकल रहा है, हमारे कंठ से निकल रहा है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है कि ये कंठ वर्ण, कंठ वर्ण, ये क्या है? कंठ वर्ण है। और जितना भी है च, छ, तो ये सब तालु वर्ण है। ये सब क्या है? तालु, ये सब हमें तालु से निकलता है, तो तालु वर्ण है, ये तालु वर्ण है। अब ट, ठ, ड, तो ये ट वर्ग जो है ये मूर्धा से निकलता है, दोनों चीज टच करता है, ये मूर्धा वर्ण है। तो बस ऐसे ही लिखते जाना है मूर्धा वर्ण। और ये देखो ट, थ, तो ये सब दंत वर्ण है, ये सब दंत का प्रयोग इसमें हो रहा है, दंत वर्ण, दंत वर्ण है। और ये जो है प, फ, तो ये ओष्ठ वर्ण है। बस आप लोग ऐसे लिख लेना, ओष्ठ वर्ण, क्या है? ओष्ठ वर्ण। देखो बिल्कुल हम लिख दिए ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग जो है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अलग अलग चीज हमारा स्पर्श करता है। जैसे अगर हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ स्पर्श कर जाता है, अगर हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारा ओष्ठ स्पर्श कर जाता है। तो इसीलिए हम लिखे कि जो स्पर्श व्यंजन में होता है मतलब वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा कंठ, तालु, ओष्ठ, दांत इत्यादि स्पर्श करता हो तो उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि हमने लिख भी दिया स्पर्श व्यंजन। तो इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन हो गया। अब देखो हम स्पर्श व्यंजन को समझ गए, तो स्पर्श व्यंजन ये सब होगी। और आप लोगों को देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन, अब हम एग्जाम में कैसे पूछा जाता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम एग्जाम में बताते हैं कैसे पूछा जाता है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और इसमें बताते हैं कि एग्जाम में कैसे बनता है, क्योंकि समझ लेना ये जरूरी नहीं है एग्जाम में कैसे बनेगा सवाल उसको सर थोड़ा समझा दीजिए, तो हम उसको भी समझा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हम ऐसे बताते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क का उच्चारण स्थान, देखो ऐसे पूछा जाएगा उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये इस प्रकार से पूछा जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन बी में दिया जाएगा ओष्ठ है, तो बस आप लोगों को ध्यान देना है। और ऑप्शन सी में दिया जाएगा दंत, ऑप्शन डी में दिया जाएगा मूर्धा।
तो आप लोग बताएं कि क का उच्चारण क्या स्थान है। क का उच्चारण स्थान आप लोग बताएं कि क का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हम यहाँ पे बताएं क का उच्चारण स्थान, तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको सवाल बनेगा, चाहे वो बिहार बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो 12th बोर्ड के एग्जाम हो। इस प्रकार से सवाल बनेगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग बताएं कि क्या क का उच्चारण स्थान कंठ है, या ओष्ठ है, या दंत से हम बोलते हैं, या मूर्धा से बोलते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर क का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े कि क का जो उच्चारण स्थान होता है, तो क का जो उच्चारण स्थान होता है सर क्या होता है, कंठ होता है। हम यहाँ भी लिख दिए हैं कि जो क का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। देखो लिख दिए क्या है, कंठ है। उसी प्रकार च का उच्चारण स्थान, च में जो भी आ जाए, च बोल दे, छ बोल दे, ज बोल दे, झ बोल दे और या बोल दे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो ये जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है, ये जितना भी लिख दिए च, छ, ज, झ, या सब का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, इन सभी वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारा तालु स्पर्श करता है, इसलिए ये तालु वर्ण है, इसको हम तालु वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरह से सवाल बनते हैं। तो हम आगे लिखते हैं क्या, देखो यहाँ पर एक नोट करके लिखना है कि जो पांचवा वर्ण होता है, ये जो पांचवा वर्ण होता है, समझो ये जो पांचवा वर्ण होता है, ये पांचवा वर्ण, इसको अलग एक नाम दिया गया है। उस पांचवें वर्ण को एक अलग नाम दिया गया है। तो सर ये पांचवा वर्ण जो होता है इसको अलग नाम क्या दिया गया है, तो ये जो र होता है, र, फिर इसके बाद न के बाद य होता है, फिर न होता है, फिर ये न होता है और ये म होता है। तो इसको जो है अलग नाम दिया गया है, और इसको जो नाम दिया गया है सर क्या दिया गया है, तो इसको नासिका वर्ण कहते हैं। ये नाक से निकलता है इसलिए इसको नासिका, इसको क्या कहते हैं, नासिका वर्ण कहते हैं। नासिका या नासिका या अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। तो नासिका या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है इसको, क्योंकि ये नाक से निकलते हैं। जैसे हम र पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं, न पढ़ते हैं, फिर न और म पढ़ते हैं, तो ये हमारे नाक से निकलता है, इसलिए इसको नासिका वर्ण कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन नासिका वर्ण है, या आपको बोल दिया जाएगा कि ये न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो नासिका वर्ण हो जाएगा। नासिका नाक से उच्चारण होता है ना, तो न का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। म का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं, ये समझ लिए पूरी तरह से। अब हम ये जैसे समझ लिए स्पर्श व्यंजन खत्म। अब देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में, अंतः अस्त व्यंजन। देखो इसमें हम लिखेंगे अंतः अस्त व्यंजन। देखो अब अंतः अस्त व्यंजन क्या होता है, इसको भी बहुत ही आसान समझेंगे। एवरीवन, जितने भी छात्र देख रहे हैं, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो अंतः अस्त व्यंजन क्या हुआ, अंतः अस्त व्यंजन, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो अंतः अस्त व्यंजन का मतलब क्या हुआ कि वैसा वर्ण जो हमारे अंदर से निकले और जो उष्मा और ध्वनि के बीच में, जो हमारे मुंह से ध्वनि भी निकले और उष्मा दोनों के बीच में हो, दोनों के कंपैरेटिवली हो, तो उसको हम कहते हैं अंतः अस्त व्यंजन। अब सर क्या डेफिनेशन, तो इसका पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन में, जो ध्वनि जो लिखेंगे, जो ध्वनि एवं उष्मा के बीच में उच्चारण होता हो, तो ध्वनि एवं उष्मा के बीच में, उष्मा के बीच आता हो, जो ध्वनि एवं उष्मा के बीच आता हो, जो ध्वनि एवं उष्मा के बीच आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जो ध्वनि और उष्मा के बीच आता हो उसे हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। देखो आप लोग समझते जाए, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। तो अंतः अस्त व्यंजन कौन कौन हो गया, तो आप लोग को ये परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, बस इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, और इसका एग्जाम्पल ही आप सभी को याद रखना है, ये परिभाषा याद नहीं रखना। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में जैसे देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, य, र, ल और ब। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, य, र, ल
और ब। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल बार बार बन जाता है कि य, र, ल, ब को क्या कहते हैं। एग्जाम में कितनी बार ये सवाल बन चुका है कि य, र, ल और ब को हम किस नाम से जानते हैं, तो अंतः अस्त व्यंजन इसको कहते हैं। अब एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है, देखो अब एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है कि इसकी संख्या कितनी है, तो अंतः अस्त व्यंजन लिखेंगे, अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। तो अंतः अस्त व्यंजन की संख्या जो होती है, की संख्या, तो अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितनी है, दिख रहा होगा। तो अंतः अस्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, य, र, ल, ब, ये टोटल 4 संख्या होती है अंतः अस्त व्यंजन की। अंतः अस्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब हम इसमें आगे समझेंगे, अंतः अस्त व्यंजन के बाद आगे समझते हैं क्या होता है। अंतः अस्त भी समझ गए, अब हम उष्म व्यंजन को समझते हैं और हम इसको मिटा सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो और 5 से 10 मिनट में आप लोग आसानी से रिवीजन कर पाए। रिवीजन करना भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, हर बच्चे को रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और इसमें आगे बताते हैं क्या होता है। इसमें देखो, इसमें अब देखो, अब हम अगला तीसरा को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा क्या है सर, तो तीसरा जो है उष्म व्यंजन। तीसरे नंबर पे जो आता है वो उष्म व्यंजन होता है। अब उष्म व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन देखो, उष्म, तो उष्म व्यंजन क्या है, यहाँ पर उष्म, उष्म का मतलब उष्मा, उष्म का मतलब उष्मा। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, उष्मा का मतलब क्या, गर्म हवा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इस वर्ण को अगर हम बोलेंगे ना, अगर हाथ को अपने मुंह के यहाँ पे रख ले तो उष्म व्यंजन को बोलेंगे तो हमें उष्मा, हमें गर्मी फील होगी, हमें गर्मी महसूस होगी। तो जैसे क्या लिखेंगे, जैसे इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लिख देंगे। इसका परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसा वर्ण, वैसा व्यंजन, लिखो, वैसा व्यंजन, व्यंजन जिसके जिसके उच्चारण से, जिसके उच्चारण से, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण से, उच्चारण से गर्म हवाएं, गर्म हवाएं निकलती हो, गर्म हवाएं निकलती हो, निकलती हो, गर्म हवाएं निकलती हो। तो अभी गर्म हवाएं निकलती हो तो उसे क्या कहते हैं, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे गर्म हवा निकलती है। तो सर ये उष्म व्यंजन कौन कौन है, जरा बोल के देखिए। देखिए हम बोलते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो तीनों जो स हो जाता है, तलव्य स, मूर्धन्य श और ह, तो ये 4 जो होते हैं बड़ा इंपोर्टेंट होते हैं। तो ये चारों जो होते हैं वो उष्म व्यंजन होते हैं। इसको अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे करके अपने माउथ के यहाँ पर अपने हैंड को ले जाए और इस वर्ण का जब हम उच्चारण करें तो हमें थोड़ी गर्मी महसूस होती है। क्या होती है, हमारे माउथ से थोड़ा गर्म हवा निकलती है और हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया उष्म व्यंजन। क्या पड़ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उष्म व्यंजन। और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी संख्या कितनी होती है सर। तो देखो इसका संख्या भी लिख लो कि इसकी संख्या जो है कितनी है, दिख रही होगी इसकी संख्या, इसकी संख्या आप लोगों को दिख रही होगी। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 4 है। श, मूर्धन्य श, स और ह, ये 4 संख्या होती है इसकी संख्या। तो आप लोग लिखते जाए। अब तीनों को डिफाइन कर दिए, ये तीनों को डिफाइन कर दिए। व्यंजन क्या होता है, तो बिल्कुल आज का क्लास हम यही पे रखते हैं। जितने भी छात्र, जितने भी भाई हमारे क्लास में जुड़े और हमारे क्लासों को फुल वॉच किए, देखे, उन लोगों का, सभी का दिल से धन्यवाद हमारे इस क्लास में जुड़ने के लिए। और आप लोग को एक बात हम बता देते हैं कि हमें जितना भी पढ़ा है एग्जाम में यही से आने वाला है। तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को रिवाइज करें, अपने नोट्स को रिवाइज करें और अपना मार्क्स को अच्छा उठाएं, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो यही से सारा सवाल आएगा व्याकरण से, ये हम उम्मीद करते हैं और आएगा भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड जय हिंद।